जी तो स्टॉक फैमिली अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक योर ऑन चैनल स्टॉक एनालिसिस। स्टॉक एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीमेंट सेक्टर को। ओवरऑल सीमेंट सेक्टर के ऊपर बात करेंगे। देन सीमेंट सेक्टर के अंदर ऐसे स्क्रिप्ट जो कि ओवरसोल्ड हो चुके हैं, जो कि बाइंग रेंज में आए हुए हैं, उनको किस लेवल पे बाय करना है, उनको किस लेवल के ऊपर जाके सेल करना है। देन हम ये देखेंगे कि जो कि ऑलरेडी जिन दोस्तों ने ऊपर की बाइंग की हुई है उन लोगों के लिए क्या स्ट्रेटजी, क्या प्लान हो सकता है, उन लोगों को क्या करना चाहिए। और आने वाले दिनों में सीमेंट सेक्टर कब, एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि सीमेंट सेक्टर या कोई भी सेक्टर कब चलना स्टार्ट होगा, तो वो भी हम इस चीज़ में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं जी। ओवरऑल अगर इसके ऊपर बात करें तो सीमेंट सेक्टर की जो प्राइसेस, सीमेंट की जो प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं 33% इंक्रीज़ हो गई हैं। और अगर सीमेंट सेक्टर को स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अगर लिया जाए कि इसकी शेयर की वैल्यू में कितने इंक्रीज़ आए तो 65 to 70% सीमेंट सेक्टर की प्राइसेस ने कैपिटल गेन दिया अपने इन्वेस्टर को। देन विद इन अ ईयर। और इसके ऊपर नाउ अब सीमेंट सेक्टर कहाँ स्टैंड कर रहा है वो हम देखते हैं कि सीमेंट सेक्टर इस टाइम ओवरसोल्ड एरिया में, ओवरसोल्ड जोन में स्टैंड कर रहा है। तो ओवरसोल्ड जोन मतलब जहाँ पे हम बाइंग इसके अंदर कर सकते हैं। अब सीमेंट सेक्टर इतना नीचे क्यों गया? ऑलमोस्ट 3 मंथ से भी ज़्यादा टाइम होने को है और सीमेंट सेक्टर उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा। लाइक एज बीच में एक दिन 2 दिन अगर थोड़ा सा परफॉर्म करके देन डाउन। तो उसकी वजह क्या रही? उसकी वजह थोड़ा सा अगर हम अपनी हुकूमत की स्ट्रेटजी को लेके चलें तो देखें उसके ऊपर इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दी 50,000 घर की। उसके ऊपर बैंक को भी इंसिस्ट किया गया, बैंकों ने भी उसको लोन दिया, उसके ऊपर काम हुआ। लेकिन अब ये चीज़ें थोड़ा रुकी हुई हैं। उसके रुकने की वजह ये है कि देखें जब कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे हुकूमत के साथ होम डिलीवर करने का, तो तब इन लोगों की एस्टिमेट्स आज से 8 महीने 9 महीने या 1 साल पहले ये थी कि 30 लाख के अंदर 30 लाख के अंदर इन्होंने घर डिलीवर करना था। तो तब अकॉर्डिंग टू कमोडिटीज़ प्राइस सीमेंट एंड सरिया, जैसे कि मैं सीमेंट बता रहा हूँ 33% रेट्स इनके इंक्रीज़ हो गए हैं, सरिये का रेट 70% इंक्रीज़ हो गया। तो कॉन्ट्रैक्टर का जो एस्टिमेट था उनके मुताबिक ये रेट जो कि 30 लाख का डिलीवरी देनी थी उन्होंने होम की, तो वो कंप्लीट नहीं हो पा रही उसके अंदर बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ द कमोडिटीज़ प्राइस। अब कमोडिटीज़ प्राइस को लेके इशू एक आया हुआ है। अब ये इसी वजह से रुकी, जैसा कि हर एक एनालिस्ट ये भी कह रहा है कि जी कोल प्राइसेस बढ़ गई हैं जिसकी वजह से सीमेंट सेक्टर डाउन जा रहा है। एक ये भी रीज़न है। सो अगर हम अब बात करें टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से तो सीमेंट सेक्टर इंतहाई ओवरसोल्ड है अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्निकल। तो अब क्वेश्चन ये है कि जी ओवरसोल्ड तो है, अब आमिर भाई ये चलेगा कब, ऊपर कब जाएगा? तो कहने का मतलब ये कि अब रिसेंट जो कि कॉन्ट्रैक्टर हैं वो उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, आर्मी के साथ भी उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, हुकूमत के साथ भी, कि हमें एक टेबल पे बिठा के कमोडिटीज़ प्रोवाइडर को यानी कि सीमेंट वालों को, सरिया वालों को बिठा के हमें एक डील करवाई जाए और उस डील के अंदर हमारी कुछ प्राइसेस फिक्स रखी जाएं, और ताकि हम एक डिलीवर जो होम करना है 30 लाख के अंदर, अब वो जाके डिलीवर ताकि हम कर सकें। और वो भी 30 लाख की तो अब बात होगी ख़त्म, अब वो भी डिलीवर अगर होगा तो 45 लाख से 50 लाख 45 to 50 लाख के अंदर वो डिलीवर होगा। और वो भी कंडीशंस ये रखी जा रही हैं कि वो भी अगर कमोडिटीज़ किसी हद तक फ़िक्स होती हो, और किसी हद तक फ़िक्स क्या होंगी कि हुकूमत को रिलीफ देना पड़ेगा इसके अंदर टैक्स के अंदर। अगर हुकूमत टैक्स के अंदर रिलीफ देती है दैन जाके कुछ मामला सेटल ऑन हो सकते हैं, जो कि चांसेस हैं होने के। और अगर ये डील होती है तो दैन सीमेंट सेक्टर कमिंग डेज़ में
अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ आपको मिलेगा। और जैसा कि सीमेंट सेक्टर की एक नेचर है कि ये कैपिटल गेन देता है, डिविडेंड्स वगैरह में ये इनका इतना अपने इन्वेस्टर को ये मतलब खुश नहीं कर पाते। तो जो कैपिटल गेन में काम करने वाले हैं तो उनके लिए तो ये बेस्ट है। सो अब इन शॉर्ट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम स्क्रिप्ट के ऊपर कि कौन से स्क्रिप्ट ओवरसोल्ड हो चुके हैं, किस एरिया में जाके हमें उन्हें बाय करना चाहिए। और हम इस वीडियो में इंतहाई शॉर्ट 2 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटली पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस स्क्रिप्ट के अंदर कौन सा इन्वेस्टर बैठा है, लाइक एज म्यूचुअल फंड, लाइक एज इंडिविजुअल एंड लाइक एज इंश्योरेंस कंपनीज। म्यूचुअल फंड किस में किस स्क्रिप्ट के अंदर कौन सा, मतलब DGKC है तो इसके अंदर इन्वेस्टर किस किस्म का बैठा हुआ है। एंड देन वेरी शॉर्ट हम डिस्कस करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यानी कि बाइंग एरिया एंड सेलिंग एरिया ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्निकल। सो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें DGKC के ऊपर, तो DGKC के इन्वेस्टर के ऊपर हम पहले बात करते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। DGKC के अंदर जी जो डायरेक्टर हैं 4.29 इन्वेस्ट करें, ये एक आपके स्क्रीन के ऊपर भी है, आप इसे तसल्ली से देख भी सकते हैं। एंड एसोसिएटेड कंपनीज 32%। अब DGKC के अंदर जो बैंक्स, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट 4.75, ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है और ये अच्छी बात है। एंड इंश्योरेंस कंपनीज भी 3.4 हैं, गुड। म्यूचुअल फंड्स, मुदारबा एंड म्यूचुअल फंड 3.49 यानी कि राउंड अबाउट 4, ये भी अच्छी बात है। और इसके अंदर अगर हम बात करें फॉरनर की तो 1.2 फॉरनर भी हैं। और लोकल इसके अंदर टोटली 19.07 है, तो ये भी एक अच्छा इंडिकेटर होता है। और अगर फंडामेंटली इन शॉर्ट EPS अर्निंग पर शेयर की मैं अगर इसके ऊपर बात करूं तो इसने इम्प्रूव किया है -4.9 से +8.4, यानी कि EPS एक पूरी कंपनी का अगर आप पिक्चर देखना चाहते हो तो EPS आपको बता देगा। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए तो ये कि हमें पूरी इनकम स्टेटमेंट रीड करनी चाहिए, सेल, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट एंड कास्ट इनकी कितनी रही और कहाँ क्या करते रहे, अदर इनकम कहाँ से ये लेके आ रहे हैं। सो इन शॉर्ट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो EPS लाजमी देखना चाहिए, अर्निंग पर शेयर, वो पूरी कंपनी का फेस आपको बता देती है। सो इन्होंने इम्प्रूव किया 4.9 से 8.49 तक, जो कि अच्छी बात है। अब हम टेक्निकली बात करते हैं। टेक्निकली ये मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन के ऊपर। जस्ट वन सेकेंड। DGKC के ऊपर अगर हम बात करें तो विद इन अ मंथ ये देखें, विद इन मंथ अगर मतलब शॉर्ट ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस कर रहा हूँ 116 से जस्ट वन सेकेंड विद इन अ मंथ 133 यानी कि 134 एंड 133 से जो कि डेट बनती है 15 जून, सॉरी विद इन 2 मंथ 15 जून एंड और 15 सितंबर की अगर बात करें तो विद इन 2.5 मंथ 18 पे आया, ठीक। यानी कि इन तकरीबन 50% राउंड अबाउट अगर आप कह लें तो 36% डाउन हुआ। यानी कि अगर प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 50 रुपीज़ इसने ब्रेक किया। अब बाइंग एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, तो इसका बाइंग एरिया बनता है जी, आप इसे बाय कर सकते हैं 78 एंड 82 इस रेंज में आके आप इसे बाय कर सकते हैं। एंड सेलिंग पॉइंट फर्स्ट रेजिस्टेंस 94 एंड 100 एंड 114। तो डिपेंड करता है कि मार्केट का बिहेव आने वाले दिनों में, जो कि मार्केट भी ओवरसोल्ड की तरफ है तो बिहेव करता है यहाँ पे। तो आपका पर्सनल टारगेट भी प्रॉफिट बुकिंग का डिपेंड करता है कि आप वन स्पॉट पे बाय कितनी क्वांटिटी करते हैं, जो कि हम पहले नोट में बताते हैं कि 60 to 70% बाय करना चाहिए। एंड सेकंड नंबर पे 30 to 40% सेकंड स्पॉट पे बाय करना चाहिए। सेम
रेजिस्टेंस लेवल भी फर्स्ट रेजिस्टेंस पे 60 to 70% प्रॉफिट बुक करना चाहिए एंड सेकंड रेजिस्टेंस पे भी इसी तरह रिमेनिंग 30 to 40% बुक कर लेना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन ये चीज़ें टेक्निकल साथ के साथ चेंज होती रहती हैं। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे जी मैपल लीफ के ऊपर। मैपल लीफ को लेके बात करें तो इसके अंदर जो इन्वेस्टर है, मतलब इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बड़े इन्वेस्टर इसके एसोसिएट कंपनीज़ के पास 5.86 है, ठीक है जी। अब म्यूचुअल फंड इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन मुदारबा 4.68 इन्वेस्ट कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज इन्वेस्ट करें, फॉरनर 11.35% इन्वेस्ट कर रहा है मैपल लीफ के अंदर, तो इट्स अ गुड एंड अब अर्निंग पर शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अर्निंग पर शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से -5.3 से शिफ्ट हुआ +5.69, दैट्स अ वेरी गुड, जो कि टेक्निकली भी बहुत नीचे आया हुआ है। अब टेक्निकली एतबार से बात करें जी, मैपल लीफ बाइंग जोन 28 to 30 एंड 32, इस रेंज में इसे कामुलेट करें एंड 37, 40, 44 इस रेंज पे जाके आप प्रॉफिट टेकिंग करें, ठीक। अब हम बाद में डिस्कस करेंगे कि जो लोग ऊपर बाय करके बैठे हैं वो कहाँ करें, क्या करें, अप एंड डाउन कैसे खेलें, तो वो भी एट द एंड हम डिस्कस करते हैं। सो इसके बाद हम बात करेंगे चिराग सीमेंट के ऊपर। चिराग सीमेंट को लेके बात करें तो इसके अंदर इन्वेस्टर इंश्योरेंस कंपनीज चिराग सीमेंट के अंदर लेके बैठी हैं, बैंक्स एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूट इसके अंदर 4% इन्वेस्ट करके बैठी हुई हैं, मुदारबा एंड म्यूचुअल फंड 8.59, दैट्स अ वेरी गुड, जो कि इन्वेस्ट करके बैठे हैं, फॉरनर 1.7 इन्वेस्ट करके बैठे हैं, मतलब अगर बात करें लोकल की तो 28%, तो मतलब अच्छा, बहुत अच्छा। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक रहा। अब इसके अंदर बात करते हैं जी EPS अर्निंग पर शेयर 9.74 नेगेटिव था 2020 में और 16.5 पॉजिटिव शिफ्ट हुआ इसका प्रॉफिट, दैट्स अ गुड एंड कह सकते हैं वेरी गुड। अब टेक्निकली एतबार से बात करते हैं तो टेक्निकली एतबार से अगर बात करें तो चिराग सीमेंट की जो बाइंग एरिया 125 एंड 130, 131, 132 इस रेंज पे आके आप इसे बाय कर सकते हैं। एंड सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 153, 160 एंड 170 इसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा, जो कि आप इसको यहाँ पे जाके सेल कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे हम सीमेंट सेगमेंट पावर सीमेंट के ऊपर हम बात करते हैं जी कि पावर सीमेंट के अंदर क्या सिचुएशन है। देखें पावर सीमेंट के अंदर बात करें तो बैंक एंड डेवलपमेंट 2.9% इसके अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं, इंश्योरेंस कंपनीज 0.19 जो कि 9 होने के बराबर है, मुदारबा एंड म्यूचुअल फंड 0.69 अकॉर्डिंग टू शेयर प्राइस, ठीक है। लोकल यानी कि इंडिविजुअल इसके पास हैं 24.95 जो कि ठीक है उधर, और इसी तरह लेकिन फॉरेनर कंपनीज जो हैं इसके अंदर 11.14 है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और टेक्निकली एतबार से अगर मैं बात करूं तो 50% डाउन आया हुआ है, इसकी करेक्शन कंप्लीट हुई है, यानी कि ये 12 से 6 पे आया हुआ है। और हम अब इसे बाय किस जोन में करना चाहिए, इसे बाय करना चाहिए 6 पे मिले, 6.10 पे मिले, 6.20 पे मिले तो बाय करें। सेलिंग फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 7.8, सेकंड रेजिस्टेंस लेवल 8.28 एंड थर्ड 9, इस जोन में जाके आप इसे सेलिंग कर सकते हैं, जो कि मैं कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में सीमेंट सेक्टर परफॉर्मेंस की तरफ जाएगा ही जाएगा। अच्छा, अब हम 5वें नंबर पे डिस्कस करते हैं और इसके बाद लास्ट डिस्कस करेंगे लकी के ऊपर।
अब बात करते हैं फ्लाइंग सीमेंट के ऊपर जी। काफ़ी सारे दोस्तों की क्वारीज थी कि हाँ मेरे भाई फ्लाइंग सीमेंट के बारे में भी बताएं। तो फ्लाइंग सीमेंट के इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ना ही इसके अंदर इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ना ही म्यूचुअल फंड एंड मुदारबाज इसके अंदर कोई इतना काम कर रहे हैं। लोकल के पास भी ज़्यादा 51.84। तो और मतलब कहने का ये है कि और इसका बेटे की बात करो तो अनसर्टन है, मतलब 2 है, ज़्यादा है। और इसकी अगर मैं ईपीएस की बात करूँ, अर्निंग पर शेयर की बात करूँ तो 3.2 नेगेटिव से पॉजिटिव शिफ्ट हुआ है 0.38 पॉजिटिव। गुड, ठीक है, अच्छा। टेक्निकली एतबार से बात करते हैं जी। टेक्निकली हम इसे बाय कर सकते हैं, जो इसका बाइंग जोन है, जो अच्छा है, जो सेव है, और जो पीछे भी सबका बताया जो सेव है वही बता रहे हैं 11 एंड 10.7। अगर इस रेंज पे मिलते तो आप इसे अकामुलेट कर सकते हैं। सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो 15 फर्स्ट, 17 सेकंड एंड 18.8 थर्ड ये हो सकता है। और मैं पहले बता चुका हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू मोमेंटम ऑफ द मार्केट बिहेवियर ये चेंज होते रहते हैं। यानी कि फर्स्ट सपोर्ट पे आ गया तो ठीक है, एंड देन अगर अपवर्ड जा रहा है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस को आप फॉलो कर सकते हैं, देन और ऊपर जा रहा है तो सेकंड रेजिस्टेंस को आपने माइंड में रख के चलना है। तो कुछ पर्सनल स्ट्रेटजी को भी आपने अडॉप्ट करना है इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए। अब एट द एंड लास्ट पे हम बात करते हैं जी, नहीं लास्ट पे नहीं, सेकंड लास्ट पे अभी बात करेंगे लक्की सीमेंट, एंड देन इसके बाद बात करेंगे थल सीमेंट के ऊपर। अब लक्की सीमेंट के ऊपर बात करें तो इन्वेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसके अंदर जो कि जस्ट वन सेकेंड ये आपके सामने ही है। इसके ऊपर सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनीज 2.94 गुड, एंड म्यूचुअल फंड्स 5.85 गुड। लोकल जो पब्लिक के पास 10.95 है, फॉरनर 11.19 है जो कि बहुत अच्छा है, अदर 1.59। तो और मतलब फॉरनर भी इसके अंदर अच्छा इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड भी हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं, दैट्स गुड। अब इसकी ईपीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, अर्निंग पर शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो कि इसका आरआरडी भी कुछ बेहतर था, 10.34 से ये शिफ्ट हुआ है 43.51, जो कि बहुत अच्छा, ठीक है। अब हम टेक्निकली एतबार से बात करें तो टेक्निकली एतबार से अगर बात करें तो इससे अकामुलेट करना चाहिए फर्स्ट स्पोर्ट इसे 680 पे इसे बाय करना चाहिए फर्स्ट स्पोर्ट। सेकंड स्पोर्ट 670 यानी कि 680 एंड 670 इस रेंज में आप इसे अकामुलेट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 753 फर्स्ट, सेकंड रेजिस्टेंस 796 एंड थर्ड रेजिस्टेंस 856। यहाँ पे आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। एंड लास्ट थल सीमेंट के ऊपर मैं बात करना चाह रहा था। देखें एक और चीज़ मैं डिस्कस, थल सीमेंट जस्ट वन सेकेंड इंशाल्लाह थल को हम अपने सेशन में डिस्कस करेंगे, और जो कि थल सीमेंट के फंडामेंटल्स मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इसके अंदर इन्वेस्टर थल सीमेंट, इंश्योरेंस कंपनीज इसके पास थोड़ी सी हैं, मतलब फिनंशियल इंस्टीट्यूट एंड नॉन बैंकिंग फिनंशियल इंस्टीट्यूट 11.87 है जो कि अच्छी बात है, एंड म्यूचुअल फंड 4 है, मतलब इन्वेस्टर इसके अंदर अच्छे हैं, प्राइस भी कम है, शेयर भी अच्छा है। टेक्निकली एतबार से हम अपने सेशन में इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब मैं बात करना चाह रहा था उन लोगों के ऊपर कि जिन्होंने हाई बाइंग की, उन्हें चाहिए कि जो रेजिस्टेंस लेवल बताए गए हैं, रेजिस्टेंस लेवल फर्स्ट एंड सेकंड, इन रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आके अपनी कुछ कमोडिटी ऑफ करें, एंड देन अगर उन्हें
दोबारा स्पोर्ट लेवल पे कहीं पे नीचे जाके अकामुलेट करने का मौका मिलता है तो वहाँ पे जाके और थोड़ी अकामुलेट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी शेयर है, अगर आपने उसे बाय किया हुआ है 25 पे, ठीक है, और अब वो इस टाइम स्टैंड करे 15 पे, अगर वो अप जाता हुआ 18 पे है अकॉर्डिंग टू अवर लिस्ट, वो फर्स्ट रेजिस्टेंस है या सेकंड, वहाँ पे कुछ कमोडिटी ऑफ करनी चाहिए। देन अगर डाउन पे मिले तो दोबारा उसी के अंदर काम करना चाहिए, बाय करना चाहिए। तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आप अपना पोर्टफोलियो को इम्प्रूव या बेहतर कर सकते हैं। सो वीडियो, ये हमारी फर्स्ट वीडियो की जो इतनी मतलब थोड़ी अप हो गई, लेकिन जो कि मैं बता चुका हूँ कि मीटिंग्स हो रही हैं सीमेंट सेक्टर के ऊपर और आने वाले दिनों में ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, और इसके बाद हम कोशिश करें कि सेक्टर कमिंग जो सेक्टर है वो स्टील सेक्टर के ऊपर, देन रिफाइनरी सेक्टर एंड सारे मतलब इसी तरह ही सब सेक्टर के अंदर जो जो अच्छे शेयर्स हैं वो हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे और अपने सेशन में वन डे ऑफ वन डे ऑन तो डिस्कस करते रहते हैं। टेक्निकल लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोज़ हैं वो लाजमी देखें। और मैंने टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारे दोस्तों के जो कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है कि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स मतलब टेलीग्राम से यूट्यूब पे ऊपर शिफ्ट हुए हैं, तो चार्ट्स के ऊपर कोई 10-15 उन्होंने इंडिकेटर लगाए होते हैं और लाइनें भी कोई तो 10-15 लाइनें भी खींची हुई होती हैं, तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि कौन सी लाइन कहाँ कट कर रही है, कहाँ क्या कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि टेक्निकल सीखें, लेकिन आपका जो चार्ट है नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आप जितने इंडिकेटर कम होंगे और अच्छे वाले होंगे उतनी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, ठीक है। और अपनी तरह से जो लाइनें लूने ये खींचने होते हैं तो इससे अवॉइड करें और सिर्फ इंडिकेटर्स के ऊपर काम करें। बाकी इंशाल्लाह इसी तरह हम कमिंग वीडियो बना के सेक्टर वाइज हम आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सो एट द एंड अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।